दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इस क्लास को आप रेलवे की आने वाली परीक्षाओं के लिए या अन्य जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जहाँ भी साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद सॉल्यूशन देखते हैं, जिससे इस क्लास को समझने से अन्य क्वेश्चनों को भी आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखेंगे यहाँ पर रेलवे की बुक के सॉल्यूशन को क्लास नंबर 8 में, और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहाँ पर से हमने कल छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे 21 नंबर से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए कार्बन, बी कैल्शियम, कार्बन दिया है 18%, बी कैल्शियम दिया है 1.4%, सी नाइट्रोजन दिया है 3%, डी ऑक्सीजन दिया है 65%। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है उसका नाम है डी ऑक्सीजन 65%। यहाँ पर देखते हैं इसकी हम व्याख्या को। दिया है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 65% है, जबकि कार्बन 18% है, नाइट्रोजन 3% है तथा कैल्शियम 1.4% है। इस प्रकार यह सभी मिलकर मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ए पनीर, बी पालक, सी मछली, डी दूध। लोहे से, लोहे का मतलब है यहाँ आयरन, यानी कि मनुष्य आयरन किससे प्राप्त करता है, और इसका आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe। तो यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी पालक। पालक के अलावा कौन सा और पदार्थ होगा? मेथी। मेथी में भी आयरन अधिकता में पाया जाता है, और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, उनसे आयरन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सर्वाधिक मात्रा में पालक, मेथी और उसके बाद में अन्य पत्तेदार सब्जियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो एक तरफ अंग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनमें होने वाले रोग। तो मोतियाबिंद पहला जैसा कि दिया गया है, मोतियाबिंद किससे संबंधित होगा? तो मोतियाबिंद आँख में होता है। ए का 2 और ए का जब 2 मिलाएंगे तो हमारा ए का 2 सिर्फ मिलेगा। बी वाले ऑप्शन में ए का 1 जीभ नहीं होगा। पीलिया कहाँ पर होता है? तो पीलिया होगा हमारा यकृत में। मधुमेह, मधुमेह कहाँ पर होता है? पाचन ग्रंथि में। और स्टोमेटाइटिस तो ये हो जाएगा हमारा जीभ में। इस प्रकार जब हम मिलाएंगे ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, यानी कि बी वाला हमारा कंप्लीट से रूप से मिलेगा। इसमें सभी ऑप्शन और कट जाएंगे
डी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे इसकी व्याख्या को। क्या दिया है? मोतियाबिंद आँख से संबंधित है, पीलिया यकृत से संबंधित है, मधुमेह पाचन ग्रंथि से संबंधित है, स्टोमेटाइटिस जीभ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। ए वृक्क कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी मस्तिष्क कोशिका, डी यकृत कोशिका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो यहाँ पर यह देखा जाए तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में। यहाँ पर हम मस्तिष्क कोशिका जब लिखेंगे, मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण होता है। तो इस प्रकार सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे यहाँ इसकी हम। दिया गया है मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मनुष्य में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, जिसमें मनुष्य की याददाश्त कमजोर पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम वसा देती है। ए 30 ग्राम ऊर्जा, बी 17 kg ऊर्जा, सी 9 कैलोरी ऊर्जा, डी 4 mJ ऊर्जा। इन चारों में से इसका हमको राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर इसके सही उत्तर को कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पच्चीस का सी होगा हमारा। 1 ग्राम वसा देती है 9 कैलोरी ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये जल की कमी के कारण संचय के लिए कम स्थान घेरती है। वसा कार्बनिक घोल में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होती है। वसा ऊर्जा की सांद्रित स्रोत होती है। इनसे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 100 ग्राम वसा लगभग 900 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। सुक्रोज में होता है, क्या होता है? ए ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज, बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, सी फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज। तो सुक्रोज में जो पदार्थ होते हैं, इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका राइट ऑप्शन बताना है। ग्लूकोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सुक्रोज रासायनिक संरचना के आधार पर डाइसैकेराइड्स प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं। सुक्रोज गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सॉरी, गलत हो गया यहाँ पर। ए वाले में दिया है विटामिन ए, बी ऑप्शन में दिया है विटामिन बी, सी ऑप्शन में दिया है विटामिन के, डी ऑप्शन में दिया है विटामिन सी। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी से, बी की कमी से बेरी,
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। विटामिन के की कमी से रक्त को जमने में मदद करता है, यानी कि विटामिन के। सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। और विटामिन के बारे में जाने अगर हम, तो विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई के कमी होने से बांझपन या नपुंसकता होता है, नपुंसकता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ए अंडा, बी सेब, सी केला, डी संतरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत बताना है। तो यहाँ पर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो हो जाएगा हमारा ए अंडा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। विटामिन ए या रेटिनॉल या कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अंडा या एग है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा यह पीले व रसदार फलों जैसे पपीता, केला, आम, गाजर इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी बायोटिक, डी राइबोफ्लेविन। तो विटामिन ए का रासायनिक जो नाम हो जाएगा हमारा, तो होगा ए रेटिनॉल। यहाँ पर थायमिन की बात करते हैं, तो थायमिन किसका नाम है। विटामिन B1। और राइबोफ्लेविन अगर इसका देखा जाए किसका नाम है, तो विटामिन B2 का, विटामिन B2। बायोटिक अगर का बात करें तो बायोटिक हो जाएगा विटामिन B7 का, बायोटिक या बायोटिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए आलू, बी गाजर, सी प्याज, डी मक्का। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत अगर देखा जाए इसमें से, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन के अनुसार बी गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है इन चारों ऑप्शनों में से। आगे बढ़ते हैं, और विटामिन ए के लिए कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरी श्लेष्मा की कोशिकाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं विटामिन ए के लिए। इसकी कमी से, अच्छा विटामिन ए की कमी से क्या कमी हो जाती है या इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना इसकी कमी का कारण है, या रतौंधी जिसे हम कहते हैं, रतौंधी आँख की बीमारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है। ए प्रोटीन, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैरेस्मस रोग जो होता है वह इन चारों ऑप्शनों में से किसकी कमी से होता है, यह इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस रोग होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी यहाँ पर हम। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर तथा मैरेस्मस नामक रोग होता है। मैरेस्मस रोग में शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है, आंखें भीतर धंस जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं तथा
त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। मैरस्मस रोग को ऊर्जा या निःशक्तता एनर्जी डिफिशियंसी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्रीटिज्म क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए यौवन अवस्था में होने वाला एक रोग, बी बच्चों में होने वाला एक रोग, सी वृद्ध व्यक्ति में होने वाला एक रोग, डी स्त्रियों में होने वाला एक रोग। क्रीटिनिज्म जो है इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी बच्चों में होने वाला एक रोग। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है बच्चों में क्रीटिनिज्म रोग थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। ऐसे बच्चे बौने, कुरूप, पेट बाहर निकला हुआ, जीभ मोटी और बाहर निकली हुई, जननांग अल्प विकसित तथा त्वचा सूखी हुई होती है, जिसे हम क्रीटिनिज्म रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायबिटीज या मधुमेह का कारण है। ए इंसुलिन की कमी, बी पस की कमी, सी लार की कमी, डी लौह की कमी। लौह यानी कि आयरन की कमी। तो डायबिटीज या मधुमेह का जो मुख्य कारण है इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। शरीर में अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं यानी कि बी सेल्स से इंसुलिन स्रावित होता है। यह मुख्यतः प्रोटीन है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज मिलेट्स नामक रोग होता है। इस रोग में मूत्र व रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे आम भाषा में हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। की बीमारी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। ए थायरॉक्सिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी इंसुलिन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इंसुलिन के इंजेक्शन से इसे कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम। मधुमेह रोग में रोगी की हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहना चाहिए। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है। यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है। ए पैनक्रियाज, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी गॉल ब्लैडर, डी लीवर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए पैनक्रियाज से। और दूसरा क्वेश्चन यह आरआरबी सिकंदराबाद टीए में पूछा गया है। यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से जो पूछा गया कि कौन सी ग्रंथ मधुसूदनी को उत्पन्न करती है, यानी कि इंसुलिन। मधुसूदनी का यहाँ मतलब हो जाएगा हमारा इंसुलिन। यह आरआरबी मालदा में पूछा गया 2007 में, आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2008 में। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं इसकी हम व्याख्या को। इंसुलिन यानी कि मधुसूदनी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से स्रावित होता है।
अग्नाशय में पाई जाने वाली लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। इंसुलिन मधुसूदनी मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। ए बेरीबेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी एनीमिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। ए अग्नाशय, बी श्लेष्मी, सी आवर्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह ग्रंथि जो इंसुलिन स्रावित करती है इन चारों ऑप्शनों में से बताना है हमको, तो हो जाएगी हमारी ए अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असंगत को ज्ञात कीजिए। ए मधुमेह, बी स्कर्वी, सी रिकेट, डी बेरी। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से एक अलग है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से। यह बेरी होगा विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से। और स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से। मधुमेह होगा यहाँ पर इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि देखा जाए तो अलग कौन सा है, तो अलग यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि यह इंसुलिन की कमी से होगा, क्योंकि यह कोई विटामिन नहीं है। बाकी यह सी, बी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, यह रोग जो हो रहे हैं वह विटामिन की कमी से हो रहे हैं, इस प्रकार यह इससे अलग है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर, मधुमेह नामक रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। शेष सभी रोग विभिन्न प्रकार के विटामिनों की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काड मछली का लीवर भरपूर होता है। ए विटामिन ए से, बी विटामिन सी से, सी विटामिन डी से, डी में दिया है विटामिन ई से। यानी कि काड मछली का लीवर भरपूर होता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। काड मछली का लीवर यकृत तेल विटामिन ए से भरपूर होता है। विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही पाए जा रहे हैं, इसलिए 2 ऑप्शन के कारण इस ऑप्शन को नहीं लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो हो जाएगा हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस नामक रोग होता है। और यह क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में जो पूछा गया, दूसरी तरीके की यहाँ पर पूछा गया, सूर्य के धूप यानी प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है।
तो वहाँ पर हम विटामिन डी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा के अंदर उपस्थित आर्गेस्ट्राल नामक पदार्थ विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल में परिवर्तित हो जाता है, और विटामिन डी का ही नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। ए लीवर, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी लार ग्रंथि। मनुष्य के शरीर के अंदर जो सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम हो जाएगा सी पिट्यूटरी ग्रंथि। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए अग्नाशय ग्रंथि को, बी आवट या थायराइड ग्रंथि को, सी पीयूषिका ग्रंथि को, डी प्लीहा ग्रंथि को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखा जाए यहाँ पर तो हो जाएगा मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शनों में से पीयूषिका या पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन आरआरबी टीएसीए सीआरसी परीक्षा 2006 में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में जो पूछा गया दूसरे हिसाब से कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो यह क्वेश्चन परीक्षा 2007 में दोनों आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी इलाहाबाद दोनों में पूछा गया। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। पैनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर यह पैनक्रियाज है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ए एड्रीनल, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड, डी हाइपोथैलेमस। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि शरीर के थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हाइपोथैलेमस। ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम यहाँ पर। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप नियंत्रक का काम करती है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एड्रीनल को आपातकाल ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? ए माता की धमनियों से, बी गर्भाशय द्वारा, सी गर्भनाल द्वारा, डी एमनियोयोटिक सेक द्वारा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर बताना है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें अगर तो हो जाएगा हमारा सी गर्भनाल द्वारा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भ्रूण या गर्भनाल से माता के शरीर से जुड़ा होता है और इसी के द्वारा रक्त को प्राप्त करता है। अतः भ्रूण को आवश्यक भोजन व पदार्थ माता से गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? ए
स्टेपी, बी फीमर, सी कशेरुक, डी कपाल हड्डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी हमारी फीमर। और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो यह हो जाएगी हमारी स्टेपी, सबसे छोटी हड्डी, छोटी। यह कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य की जांघ में, पैरों की जांघ में पाई जाती है, जिसे फीमर कहते हैं। और स्टेपी कहाँ पाई जाती है? तो यह मनुष्य के कान के अंदर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। फीमर पैर के ऊपरी भाग की हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यकृत। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और यही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है और यह आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। उपर्युक्त विकल्पों में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या ग्रंथि यकृत है। यद्यपि त्वचा को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है तथा यकृत को दूसरा सबसे बड़ा अंग यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। गुर्दे का कार्य मूत्र का परित्याग करना तथा परासरण नियंत्रण बनाए रखना है। हृदय परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग है। यकृत शरीर का सबसे भारी अंग भी है। इसका वजन औसत रूप से 1.6 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का स्पेशल देखा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा भाग होगा। ए मस्तिष्कांत, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ए 1350, बी 1230, सी 1100, डी 1500। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा औसतन या 1350 ग्राम का होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन कपाल गुहा में स्थित होता है तथा इसका भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रे मैटर में होता है। ए काफ़ी संख्या में न्यूट्रॉन, बी काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय, सी काफ़ी संख्या में तंत्रिका तंतु, डी न्यूरोग्लिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाए ग्रे मैटर में होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय। तो इसका राइट आंसर हमारा बी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप मानो शरीर में उरोस्थ को कहाँ पाएंगे? ए जांघ में, बी नितंब में, सी कपाल में, डी छाती में। तो आप मानव शरीर में उरोस्थ
को कहाँ पर पाएंगे? चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा हमारा डी, छाती में पाएंगे उरोस्थ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी दूध, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, यानी कि किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनकी वृद्धि के लिए कौन सा सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है बच्चों की वृद्धि के लिए, या जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। देखते हैं यहाँ पर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, विटामिन सहायक वृद्धि पदार्थ होते हैं, वसा शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? यानी कि पीलिया रोग कब होता है या किसकी कमी से होता है, कि कौन सा अंग नहीं काम करता है? तो यह पीलिया रोग होगा। ए गुर्दा, बी यकृत। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से हमको इसको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, पीलिया रोग यकृत के सही रूप से काम न करने पर रोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व हैं। ए सिलिकॉन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो सीमेंट और अस्थियां दोनों ही विद्यमान तत्व हैं। किसमें? तो हो जाएगा बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ए स्प्लीन, बी यकृत, सी हृदय, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए स्प्लीन। ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि रक्त कणिकाएं प्लीहा में संग्रहित होती हैं। पूरे शरीर का 1/6 भाग रक्त प्लीहा में संग्रहित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ए कैलोरी, बी किलोग्राम, सी मीटर, डी किलोवाट आवर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए खाद्य ऊर्जा कैलोरी में प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी डैश का अध्ययन है। ए कोशिका संरचना, बी आँखें, सी नाक, डी अस्थियां। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो हो जाएगा हमारा डी अस्थियां। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? ए स्टार्च, बी प्राकृतिक रबर, सी ऊन, डी सेलुलोस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऊन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम।
ऊन केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन बालों और त्वचा में पाया जाता है। इसे स्क्लेरे प्रोटीन कहा जाता है। इस प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दालों से हमें प्राप्त होता है ए विटामिन, बी वसा, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दालों से हमें प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा, डी प्रोटीन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दालों से हमें मुख्यतः प्रोटीन प्राप्त होता है। मूंग की दाल, अरहर की दाल प्रत्येक 100 ग्राम में क्रमशः 23 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त हमें दालों से फोलिक एसिड यानी कि निकोटीनिक एसिड तथा फास्फोरस की कुछ मात्रा भी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? ए शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर आना, बी शरीर का ताप नियंत्रित होना, सी शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होना, डी स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी शरीर का ताप नियंत्रित होता है पसीना निकलने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का संबंध है ए किडनी से, बी दिमाग से, सी पाँव से, डी हृदय से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हृदय से। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। व्याख्या देखते हैं। पेसमेकर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हृदयाघात के समय हृदय की धड़कन को संचालित व समंजित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? ए उड़द, बी चना, सी मटर, डी सोयाबीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा कि कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो होगा हमारा डी सोयाबीन। 48 से 52% प्रोटीन पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मांसाहार में सर्वाधिक प्रोटीन यकृत या मछली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? ए न्यूटन, बी बेसलियस। 2 ही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों ही ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा बी वास्तविक चित्रण के आधार पर बेसलियस ने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर की सटीक व्याख्या एंड्रियास बेसलियस ने की। इन्हें आधुनिक मानव शरीर रचना विज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी खनिज तत्व, ई कोई नहीं। इन 4-5 ऑप्शनों में से इसका सही ऑप्शन देखा जाए कि कौन सा ऊर्जा उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक है जो तुरंत ऊर्जा
उत्पादित करता है। जब कोई व्यक्ति थका या स्पोर्ट्स के जो व्यक्ति होते हैं उनको जो पीने के लिए दिया जाता है पानी के रूप में, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन दोनों ऊर्जा उत्पादक हैं, किंतु शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा की जाती है। प्रोटीन भी ऊर्जा की आपूर्ति करता है जब कार्बोहाइड्रेट व वसा द्वारा शरीर को प्राप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। विटामिन सहायता नहीं करता। ए, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। बी, उपापचय में आवेजक के रूप में। सी, रोगों से रक्षा करने में। डी, पाचन क्रिया में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि देखें हम तो हो जाएगा हमारा ए, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। विटामिन रोगों की रक्षा में करने में सहायक करते हैं। यह पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। उपापचय में आवेजक के रूप में काम करते हैं, परंतु ऊतकों में एंजाइम का निर्माण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है। ए, पाचन में सहायता। बी, औषधि के उपापचय में सहायता। सी, वृद्धि या विकास में सहायता। डी, कार्य शक्ति की आपूर्ति में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो कार्य शक्ति की आपूर्ति में मानव अंग में विटामिन सहायता नहीं करते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। मानव अंग में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाचन में सहायता करता है। विटामिन औषधि के उपापचयन तथा वृद्धि में सहायता करता है, परंतु कोई विटामिन कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। ए, रेनिन। बी, ट्रिप्सिन। सी, सिक्रेटिन। डी, पेप्सिन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, सिक्रेटिन। बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया है सिक्रेटिन नामक हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। यह जठर रस के स्रावण को कम करता है तथा अग्नाशय की वृद्धि और सुचारू कार्यकी का प्रेरक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संतुलित भोजन में होता है। क्या होता है। ए, सूक्ष्म व व्यापक पोषण। बी, विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण। सी, मक्खन और घी। डी, पशु प्रोटीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूक्ष्म व व्यापक पोषण संतुलित भोजन में होता है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। ए, पोटेशियम। बी, लौह। सी, कैल्शियम। डी, विटामिन सी। ई, सोडियम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, कैल्शियम। और यही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। कैल्शियम हमारे शरीर में अस्थियों या हड्डियों तथा दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर।
क्रेनियम यानी कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है? ए गेलिया एपोन्यूरोटिक, बी गेलिया पेरिन्यूरोटिका, सी गेलिया हाइपोन्यूरोटिका, डी गेलिया एपिन्यूरोटिका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए गेलियो एपोन्यूरोटिका। क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। गेलिया एपोन्यूरोटिका सघन या तंतुमय ऊतकों की एक कड़ी परत है जो कपालिका के ऊपर भाग को ढकने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकशेरुकी चक्रिका स्थित होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए L2 से L3, बी L3 से L4, सी L4 से L5, डी L5 से L1। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी L4 से L5। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को अंत तक देखा होगा और यह आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले क्लासों को ज़रूर से देखें और पिछली क्लासों को भी ज़रूर देखें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि यहाँ से जिस समय वीडियो आपकी तरफ या अपलोड किया जाए तो आप तक यह क्लास तुरंत पहुँच जाए। तो आप के हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।